कालू बादल, कहाँ जा रहे हो बरसने? इस हफ्ते बिल्कुल भी रानों के जंगल में मत जाना। वहाँ कालू कौवे ने हमें बहुत परेशान किया था। बबलू बादल, मैं तो पानी भर लाया था। रानों के जंगल में बहुत गर्मी है, लेकिन आप कहते हो तो मैं फिर कहीं और चला जाता हूँ। हाँ, जाओ, इस बार हम पक्षियों को गर्मी का मजा चखाएंगे। टुन्नू चिड़िया अपनी पत्नी रानो चिड़िया और बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा घास के घर बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करता था। एक दिन वो सुबह सुबह घास के घर बना रहा था कि तभी उसकी पत्नी रानो चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, टुन्नू जी, घर का राशन पानी खत्म हो गया है, मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं बाजार से कुछ राशन खरीद कर ले आऊं और खाना बना सकूं, नहीं तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। रानो, क्यों तू सुबह सुबह मेरे पास पैसे मांगने के लिए यहाँ आई है? मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। शाम को जब मैं घास के घर बेचूंगा तब पैसे आएंगे, मैं तुम्हें तभी पैसे दूंगा। टुन्नू जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये घास के घर बनाना छोड़कर कुछ और काम धंधा शुरू कर दो, लेकिन आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? आजकल घास के घर कोई नहीं खरीदता। रानो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं ये घास के घर बनाना नहीं छोड़ूंगा। मुझे घास के घर बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, इसलिए मैं इस काम को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। मगर टुन्नू जी, वो जमाना तो नहीं रहा। घास के घरों में बहुत ही कम पक्षी रहते हैं। मेरी मानो, आप कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो, वरना हम सबको एक दिन भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ। रानो, तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो यहाँ से जाओ और मुझे घर बनाने दो। मुझे इस तरह परेशान मत किया करो तुम। यह सुनकर रानो चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर बनाने के बाद टुन्नू चिड़ा उसे जंगल में बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन उस दिन उसका एक भी घास का घर नहीं बिकता। शाम को वो थका हारा अपने घर खाली हाथ लौटता है। उस रात उसका पूरा परिवार भूखा ही सो जाता है। अगले दिन जब टुन्नू चिड़ा घास का घर बना रहा था, तभी उसके पास गौरी कौवी आती है। टुन्नू भाई, मुझे यह घास का घर देना। क्या बात है गौरी, तुम आज मेरे पास घास का घर खरीदने के लिए आई हो? तुम्हारे पास तो लकड़ी का घर है ना, फिर क्यों तुम मेरे पास आई हो? तुम सही कह रहे हो टुन्नू भैया, लेकिन इतनी गर्मी में लकड़ियों के घर में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। टुन्नू भैया, कितना अच्छा होता अगर तुम इस घास से घास का फ्रिज बनाते और हम ठंडा ठंडा पानी पीते। अगर ऐसा हो गया टुन्नू भाई, तो गर्मी का तो कोई झंझट ही नहीं होगा। गौरी कौवी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रानो और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया आते हैं। उन दोनों ने गौरी की सारी बातें सुन ली थी। सुना टुन्नू जी आपने, गौरी ने क्या कहा? घास का फ्रिज। अगर आप बिना बिजली वाला घास का फ्रिज बनाएंगे तो इतनी गर्मी में जंगल के पक्षी आराम से ठंडा पानी पी पाएंगे। अरे रानो, तुम कुछ भी बोलती हो। घास का फ्रिज कैसे बनेगा? ये तो बस कहने की बातें हैं। आप कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है बन जाए। पापा, मेरे पास जो किताब है मैं उसको लेकर आती हूँ। उसमें फ्रिज की तस्वीर बनी हुई है, आप उसे देख देख कर घास का फ्रिज बना लेना। अच्छा गुड़िया बेटा, तुम जाकर अपनी किताब को लेकर आना, मैं कोशिश करता हूँ। गुड़िया चिड़िया अपनी किताब को लेकर आती है। फिर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया पूरा जंगल घूमकर अच्छी घास को इकट्ठा करते हैं और 2 दिनों के कड़ी मेहनत के बाद टुन्नू चिड़ा वो फ्रिज बना लेता है। टुन्नू जी, आपने फ्रिज तो बना लिया, लेकिन इसमें कंप्रेसर कहाँ है? कंप्रेसर के बिना फ्रिज ठंडा कैसे होगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे रानो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाजार से कंप्रेसर खरीद कर ला पाऊँ। टुन्नू जी, क्यों ना आप मिट्टी का कंप्रेसर बनाकर इसमें लगा दो? अरे वाह रानो, तुम सही कह रही हो। मैं कल ही कुछ ठंडी चिकनी मिट्टी लेकर आता हूँ और उससे मिट्टी का कंप्रेसर बनाता हूँ। फिर उस रात सभी सो जाते हैं। दूसरे दिन टुन्नू चिड़ा जंगल जाकर ठंडी और चिकनी मिट्टी इकट्ठा कर लेता है। उस चिकनी मिट्टी से वह मिट्टी का कंप्रेसर बनाने लगता है। कुछ ही देर में वह मिट्टी का कंप्रेसर बना लेता है और फ्रिज में लगा देता है। फिर उस घास वाले फ्रिज में ठंडी ठंडी कूलिंग आने लग जाती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया आते हैं और उस हरी घास के फ्रिज को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, बन गया घास का फ्रिज। हाँ, बन गया रानो। अब हम भी रात के समय में आराम से सो पाएंगे और ठंडा ठंडा पानी भी पिया करेंगे। टुन्नू चिड़ा अपने घास वाले फ्रिज को देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर वो कुछ दिनों बाद कई सारे घास के फ्रिज बनाने लगता है। घास का फ्रिज का नाम सुनते ही उसके पास खरीदने के लिए कई सारे पक्षी आते हैं। टुन्नू भैया, मुझे और मेरी माँ को यह घास का फ्रिज चाहिए। अच्छा, अभी देता हूँ। पता है गोरी बहन, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया बताया। अगर तुम मुझसे घास के फ्रिज का जिक्र न करती तो आज मैं वही घास के घर बना रहा होता। ये लो गोरी, घास का फ्रिज। अब तुम इसमें से ठंडा ठंडा पानी भी पी सकती हो।
बहुत बहुत शुक्रिया टुन्नू भाई। तभी वहाँ पर लाडो चिड़िया आती है और टुन्नू चिढ़ा से कहती है, मुझे भी यह घास का फ्रिज चाहिए। मेरे बच्चे गर्मी में गर्म पानी पी पी कर सो नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये लो लाडो बहन, तुम्हारा घास का फ्रिज। अब टुन्नू चिड़ा दिन रात घास का फ्रिज बनाकर उन्हें कम दामों में बेच रहा था और अच्छा मुनाफा कमा रहा था। उस जंगल में रहने वाले हर एक पक्षी के पास अब घास का फ्रिज था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में ठंडे ठंडे पानी के मजे ले रहे थे। एक दिन, टुन्नू जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप अपने घास के फ्रिज अब शहर के जंगल में जाकर बेचें। इससे हमें बहुत मुनाफा होगा और वैसे भी घास का फ्रिज तो शहर के जंगल में देखने को भी नहीं मिलेगा। सभी पक्षी हमारा घास का फ्रिज झट से खरीद लेंगे। हाँ रानू, तुम सही कहती हो। वैसे भी हमें अपनी बिटिया की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल भी देखना है। मैं कल ही शहर के जंगल जाता हूँ और तुम यहाँ का काम संभाल लेना। ठीक है टुन्नू जी, मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी। आप बेफिक्र होकर शहर जाएं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर घास का फ्रिज बेचते हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। अरे गोरी, ये क्या? तुमने तो सारा दाना ही खा लिया। ये तो मैंने बरसात के दिनों के लिए जमा किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? बरसात भी शुरू होने ही वाली है। अब मैं कहाँ पर जाकर भोजन तलाश करूं? पहले तो मैं पक्षियों को बेवकूफ बना लिया करता था, लेकिन अब तो सब पक्षी इतने चालाक हो गए हैं कि उनके सामने कैसा भी नाटक कर लूं, मेरी बातों में ही नहीं आते। वैसे मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर, कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। पहले मेरी बात तो सुन लो, देखना फिर खुद ही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। अब बताओ भी या पहेलियां ही बुझाती रहोगी? तो सुनो, हम ऐसा करते हैं कि रानू चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन रानू चिड़िया का घर तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? उस चिड़िया का घर तोड़ने से तो हमें सब कुछ मिलेगा कालू जी। उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा है। घर टूटने के बाद आखिर उसे कोई जगह तो चाहिए होगी ना अपना भोजन रखने के लिए। तो हम उसे कह देंगे कि हमारे घर में आ जाए। वो आएगी हमारे घर और हम खाएंगे उसका भोजन। तुम तो सच में बहुत जीनियस हो, लेकिन हम उस चिड़िया का घर तोड़ेंगे कैसे? उसका घर तोड़ना कौन सा मुश्किल है। वो अपने जैसे कमजोर से घर में तो रहती है, हमें बस धक्का देकर नीचे ही फेंकना है। फिर जल्दी चलो, बादल भी आ रहे हैं, कहीं बारिश अभी शुरू ना हो जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर में अपने बेटे को भोजन खिला रही थी। वो दोनों खिड़की से रानू चिड़िया को देखते हैं और फिर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते और रानू चिड़िया का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर रानू चिड़िया और उसका बेटा नदी की तरफ पानी पीने चले जाते हैं। चलो कालू, जल्दी करें और गिरा दें उस रानू चिड़िया का घर। और फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी रानू चिड़िया का घर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। अभी उन्होंने घर गिराया ही था कि बरसात भी शुरू हुई जा रही थी। रानू चिड़िया और उसका बेटा भी पानी पीकर आ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर को नीचे गिरा देख बहुत हैरान हो जाती है। हाय मेरा घर कैसे टूट गया? अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में कोई हवा नहीं चल रही। फिर मेरा घर कैसे टूट गया? और ये मेरा जमा किया हुआ भोजन, ये तो बारिश के पानी से खराब हो जाएगा। रानू चिड़िया ऐसे परेशान खड़ी थी कि कालू और गौरी रानू चिड़िया के पास आते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन? हाय, तुम्हारा तो घर टूट गया, ये सब कैसे हो गया? कौवी बहन, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ। मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा था। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर मेरा घर गिराया है। रानू चिड़िया, तुम्हारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो लगता है कि बारिश की वजह से तुम्हारा घर गिर गया है। रानू बहन, देखो तुम्हारा जमा किया हुआ भोजन कैसे बारिश से खराब हो रहा है। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। अब इतनी जल्दी तो तुम घर बना नहीं सकती। हमारे साथ हमारे घर चलो और बरसात के दिन वहीं बिता लेना। रानू चिड़िया की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। इसलिए वो कौवों की बात मान लेती है और भोजन को उठाकर कौवी के घर में चली जाती है। अच्छा रानू, अब तुम बैठो, मैं और कालू भोजन ढूंढ लाई। हाँ, मुझे तो अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप दोनों तेज बारिश में कहाँ जाओगे?
ये मेरे पास काफी भोजन जमा किया हुआ है, आप दोनों भी इसमें से खा लें। आप दोनों ने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की है, मेरा भी हक बनता है मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। लेकिन रानू, लेकिन वेकिन छोड़ो कालू, देखो तो चिड़िया बहन कितने प्यार से कह रही है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए वरना चिड़िया बहन का दिल टूट जाएगा। और फिर कालू और गौरी कौवी भोजन शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। रानो चिड़िया बेचारी तो उनके मुंह को देखे जा रही थी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और बारिश ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर वो सब सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और बारिश वैसे ही हुई जा रही थी। रानो चिड़िया उठ जाती है जबकि कालू कौवा और गौरी अभी तक सोए हुए थे। उठो बेटा, तुम बैठो, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ, मुझे उससे एक जरूरी काम है, मैं आकर तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद कालू और गौरी भी उठ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, तेरी माँ कहाँ गई है? मम्मा तोते अंकल से मिलने गई है। चल गौरी, अब नाश्ता कर ले, मुझे भूख भी बहुत लग गई है। गौरी, ये भोजन तो हम अभी खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कहाँ से खाएंगे? इसके बाद वो चिड़िया ढूंढ कर लाएगी भोजन और हम घर बैठकर खाएंगे। अच्छा, अब खाना शुरू करो, कहीं वो चिड़िया आ ना जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। वो मासूम छोटा बच्चा उन्हें ऐसा खाता देख रहा था, उसके देखते देखते वो दोनों सारे का सारा भोजन ही खत्म कर देते हैं। और फिर रानो चिड़िया भी आ जाती है। ये क्या, आपने मेरा सारा भोजन ही खा लिया? अभी तो मुझे अपने बेटे को नाश्ता करवाना था। तो जाकर ढूंढ लो, हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर हमारे घर में रहना है तो उसके बदले में तुम्हें हमें भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं ऐसी बरसात में कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? तो फिर हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। वैसे भी हमें अकेले रहने की आदत है, रात भी तुम्हारी वजह से हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। रानो चिड़िया तो गौरी और कालू की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो बहुत कमजोर थी और कौवा और कौवी शक्तिशाली। वो अपने बेटे को साथ लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानो चिड़िया को एक पेड़ में सुराख नजर आता है। वो सुराख काफी बड़ा था। वो और उसका बेटा उस सुराख में आसानी से बैठ जाते हैं और बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। अभी वो बैठे ही थे कि आवाज आती है और आसमान से बिजली निकलकर नीचे गिरती है और वो बिजली कालू कौवे के घर पर गिर जाती है और कालू का घर 1 सेकंड में खाक बन जाता है। कालू और गौरी मर जाते हैं और इस तरह उन्हें उनके जुल्म की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कमजोर के साथ कुछ बुरा करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बहुत बेआवाज होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एक बड़े से जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ कबूतरी और पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहा करता था। क्योंकि रानो चिड़िया का रंग काला था, इसीलिए कबूतर उसे जरा भी पसंद नहीं करता और हमेशा उसे भला बुरा कहता। पता नहीं पिताजी ने तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो मेरी शादी तुझ काली कलूटी से करवा दी। तुझसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ए जी, आप हमेशा मुझे मेरे रंग के लिए ताने मारते हैं। मैं कुछ नहीं कहती, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय सुनाते ही रहे। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर तेरे काले होने में तेरा कसूर नहीं है तो हमारा क्या कसूर है? हाँ सही कह रही है, तू कसूर हमारा ही है जो हम तुझे इस घर में रहने के लिए, खाने के लिए और 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं। इतना बोलकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। बंटी कबूतर को गुस्से में घर से जाता देख बबली कबूतरी रानो चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, क्यों री काली कलूटी, आज तूने क्या ऐसा कह दिया जो मेरा बेटा बिना कुछ खाए गुस्से में घर से चला गया? पर मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा माँ जी, वही हमेशा मेरे रंग के लिए मुझे भला बुरा कहते हैं और आज भी पता नहीं किस बात पर वो मुझसे नाराज हो गए। अपनी गलती मेरे बेटे के सर मढ़ती है, शर्म नहीं आती तुझे? तुझ जैसी काली बहू पाकर ऐसे में तो हम खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों तू अपनी काली शक्ल की तरह काली जुबान खोलती है मेरे बेटे के सामने? पर माँ जी, कबूतर जी की कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे बेटे की झूठी कसम खाती है, मेरे बेटे को मारना चाहती है कलमुही। जैसे तेरा काला रंग है वैसे ही आज तुझे मार मार के मैं काला भूत बना दूंगी।
इतना बोलकर पास में रखा डंडा उठाकर वो रानो चिड़िया को पीटना शुरू कर देती है। बेचारी रानो चिड़िया इसी तरह से अपने ससुराल वालों के जुल्म सहती रहती है और चाहकर भी कुछ नहीं करती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देख रही हो तुम्हारी बेटी के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। अगर तुम मुझे बचपन में अकेला छोड़कर नहीं जाती तो पिताजी दूसरी शादी नहीं करते। अगर मेरी सौतेली माँ नहीं आती तो वो मेरी शादी ऐसे घर में ना कराती। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरे पास आ जाओ ना। इस तरह से रानो चिड़िया अपनी मरी हुई माँ को याद करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बंटी कबूतर नशे में घर आता है। हे भगवान, आज आपने कितनी ज्यादा पी ली है। आप जानते हैं ना, हमारे घर में कोई नशा नहीं करता। सोचिए पिताजी के दिल पर क्या बीत रही होगी जब वो ऊपर से आपको ऐसे नशे में देखते होंगे। तो मेरा नशा करने की वजह भी तू ही है। मैं हर समय तेरा काला चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शराब का सहारा ले लूं। और नशे में भी तेरा चेहरा काला ही नजर आ रहा है मुझसे दूर हो जा। इतना बोलकर बंटी कबूतर रानो चिड़िया को धक्का मारकर घोंसले से निकाल देता है। बेचारी रानो चिड़िया घोंसले के बाहर बैठकर रोने लगती है और तभी उसकी सांस आ जाती है। आज फिर से मेरे बेटे ने तुझे अपने कमरे से निकाल दिया। माँ जी, आप अपने बेटे को समझाइए ना, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। उन्हें बताइए कि मैं उनकी बीवी हूँ, मैं जैसी भी हूँ वो मुझे अपना ले। अरे, तुझसे गोरा तो काला कौवा है, पर जब इंसान काले कौवा की इज्जत नहीं करता तो हम पक्षी तुझ जैसी काली चिड़िया को क्यों सहारा दे। और भूल मत, मेरे घर में सब गोरे और सुंदर हैं सिवाय तेरे। बबली कबूतरी यूं रानो चिड़िया को उसके रंग के लिए भला बुरा बोलकर चली जाती है। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। माँ, क्या मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता? क्या हम इस कलमुही को घर से निकाल नहीं सकते? मैं और इस कलमुही के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। ऐसे भी पिछले 3 सालों से इसके साथ रह रहा हूँ। बेटा, हम इसे घर से निकाल नहीं सकते। मरने से पहले तेरे पिताजी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर गए। अगर हमने इसे घर से निकालने की कोशिश करी तो कहीं ऐसा न हो कि हम ही बेघर हो जाएं। जब तक ये खुद कलमुही घर छोड़कर नहीं जाती, न हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, अगर मैंने और एक दिन इस काली कलूटी की शक्ल देखी ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हम कर तो रहे हैं। इस कलूटी को टार्चर एक दिन खुद ही परेशान होकर घर छोड़कर चली जाएगी। पता नहीं माँ, वो दिन कब आएगा, पर अभी मैं और इस कलमुही का चेहरा नहीं देख सकता। उसका काला चेहरा देखते ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। इतना बोलकर एक बार फिर से बंटी कबूतर गुस्से में घर से निकल जाता है। इस बार घर से निकलते ही कबूतर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कबूतर को काफी चोट लग जाती है। उसका एक पंख टूट जाता है, जिस वजह से अब कबूतर उड़ नहीं सकता था। अजी, आपको क्या हो गया? हे भगवान, आपको किसकी बुरी नजर लग गई जो आपके साथ ऐसा हो गया? अरे, तेरे होते हुए मेरे बेटे को किसकी नजर लगेगी? तू ही इसकी कुंडली में शनि ग्रहण बनकर बैठी है। हाय, मेरा बच्चा कितनी चोट खाकर घर आया है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रानो को और भी बुरा लगता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और अपने पति की दिन रात सेवा करती है। वहीं दूसरी ओर कबूतर की नौकरी चली जाती है, जिस वजह से वो कबूतर अपनी माँ के हाथों में पैसे तक नहीं दे पाता। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में काली बहू मिली। मेरा बेटा एक ढंग का था, पर वो भी हाथ पैर टुड़वा कर आ गया। अब ना काम करता है न धंधा, घर कैसे चलेगा? ना जाने कब तक मैं इन दोनों का बोझ को संभालूंगी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कबूतर के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है और इसे समझ आ जाता है कि उसका भला रानो चिड़िया के अलावा कोई नहीं चाहता। रानो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी आज तुम मेरे साथ खड़ी हो। एक मेरी माँ है जिनके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वो ही मुझे ताने दे रही हैं, बस इसलिए क्योंकि अब मैं उनके हाथों में पैसे नहीं कमा पा रहा। भगवान बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं और मैं आपको इस परीक्षा में फेल नहीं होने दूंगी। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। क्या कहा तूने? हाँ, मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे से मेरी बुराई कर रही है। भूल मत, तू अपने जिस पति से मेरी बुराई कर रही है वो भी तुझसे नफरत करता है। माँ, मैं रानो से नफरत करता था, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। रानो मेरी पत्नी है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूँ, इसलिए रानो को बाहर नौकरी करने की इजाजत मैं देता हूँ।
कुछ दिन ऐसे ही चलता है और बबली कबूतरी को अपनी गलती का एहसास होता है और बहुत जल्द बंटी कबूतर ठीक हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन दिनों दाने की कमी न होने के कारण सभी बहुत मजे में थे। सर्दियां आ चुकी थीं, जिसकी वजह से पक्षियों के बच्चे बीमार होना शुरू हो गए थे। सभी बच्चों के मामा पापा उनको डॉक्टर तोताराम के पास ले जाते थे, जिससे वो ठीक हो जाते थे। कौवे का बच्चा भी बीमार हो गया था। कौवा अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित था। कौवे ने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए सारे टोटके लगा ली, लेकिन जग्गू तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कालू, तुम हमेशा आलसी ही रहना। तुम्हें हमारे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कब से जग्गू बीमार पड़ा है, मजाल है तुम उसे डॉक्टर तोताराम के पास लेकर जाओ। शुरू हो गए तुम्हारे ताने, जरा भी सुकून न लेने देना तुम मुझे। कालू जग्गू को लेकर डॉक्टर तोताराम के क्लिनिक पे चला जाता है। डॉक्टर तोताराम, देखें मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ है। पिछले 2-3 दिन से कुछ खा पी भी नहीं रहा है। आप प्लीज इसको चेक करें, देखिए इसे क्या हुआ है और इसे दवाई दें ताकि ये ठीक हो जाए। मैं तो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, चेक तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मेरी फीस लाए हो, क्योंकि फीस के बगैर इलाज तो मैं नहीं करता। अगर तुम फीस नहीं लाए तो यहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं इसका इलाज नहीं करने वाला। डॉक्टर तोताराम, आप फिक्र ना करें। मुझे पता है कि आप फीस के बगैर इलाज नहीं करते, इसलिए ये देखिए मैं आपकी फीस भी लाया हूँ। ये देखिए 2 अमरूद। अब आई ना तुम लाइन पर। अब मैं तुम्हारे बच्चे का चेकअप करता हूँ और दवा भी देता हूँ। कल तक ये ठीक हो जाएगा और भागता फिरेगा। ये लो 2 शीशियाँ हैं, एक सुबह पिलानी है और एक रात को। याद रखना, फिर ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। जग्गू की दवाई लेकर कालू कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाता है। अरे डॉक्टर तोताराम के भी मजे हैं, कुछ करता वर्ता तो है नहीं, बस नीली पीली शीशियाँ दवाई दी हैं और आराम से सारे पक्षियों से फीस लेता रहता है। और फिर सारे पक्षी उसकी इज्जत भी तो बहुत करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे भी डॉक्टर बन जाना चाहिए, फिर मुझे भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और सब लोग मेरी इज्जत भी बहुत करेंगे। वाह कालू, क्या प्लान है, क्या मस्त प्लान है। लेकिन असल समस्या तो ये है, डॉक्टर बनाएगा कौन मुझे। कौवा सोचता है कि वो किसी से डॉक्टर बनना सीखेगा। फिर उसे याद आता है कि साथ वाले जंगल में डॉक्टर उल्लू रहता है, जो कि उसका बचपन का दोस्त है। हाँ, मैं डॉक्टर उल्लू के पास ही जाता हूँ, आखिर बचपन का दोस्त है मेरा। उसे बोलता हूँ मुझे 1-2 दिन के अंदर ना डॉक्टर बना दे, बस फिर मैं अपने जंगल में आऊँगा और सुकून से डॉक्टर बन के जिंदगी गुजारूंगा। अपना भोजन ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और इज्जत वो अलग। ये सब सोचकर कौवा दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है और वो सीधा उल्लू के पास जाता है। अरे यार, कुछ कहना है मुझे तुमसे, प्लीज यार तुम मुझे डॉक्टर बना दो ना। 1-2 दिन में मुझे सारा कुछ सिखा दो कि डॉक्टर कैसे होते हैं, फिर मैं सारा कुछ सीख के अपने जंगल में चला जाऊंगा और सारे पक्षियों का इलाज करूंगा। अरे कालू मेरे दोस्त, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है। अगर डॉक्टर बनना इतना आसान होता तो जंगल के सभी पक्षी डॉक्टर ही होते और तुम्हें लगता है 1-2 दिन में बन जाओगे। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आ गया। बचपन के दोस्त हो तुम मेरे, पता है मुझे कोई ना कोई खुराफात चल रही होगी तुम्हारे दिमाग में। देखो मेरे दोस्त, हमारे जंगल में ना एक डॉक्टर है तोताराम, कुछ भी नहीं करता वो। सारे पक्षी उसके पास जाते हैं, इतनी इज्जत करते हैं उसकी, उसको खाना भी लाकर देते हैं और बस वो क्या करता है, नीली पीली शीशी देता है और सब ठीक हो जाते हैं। बस खूब मजे हैं भाई उसके तो। समझ गया कालू, मुझे पता ही था तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई शैतानी चल रही होगी, ऐसा ही है। पर ये बहुत जोखिम वाला काम है, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। देखो भाई, मुझे कौन सा हर चीज का डॉक्टर बनना है, बस ये बता दो पेट दर्द में कौन सी दवा देनी होती है, बुखार हो तो कौन सी देनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, चिंता नहीं करो। बाकी मुझे सब पता है कि कब पक्षियों को कैसे समझाना है और कैसे कंट्रोल करना है। भला मेरी शातिर बुद्धि किस दिन काम आएगी। डॉक्टर उल्लू उसको तमाम अहम बीमारियों की दवाइयाँ और उसकी अलामात बता देता है और दवाई देना भी सिखा देता है। कौवा सब सीख कर खुशी खुशी अपने जंगल वापस आ जाता है। कौवा पूरे जंगल में बैनर लगवा देता है। कौवा शैतान तो था ही, इसीलिए डॉक्टर्स की फीस 2 अमरूद थी तो वो अपनी फीस 1 अमरूद रख लेता है, ताकि पक्षी तोताराम के पास जाने की बजाय उसके पास आए। पहले पहले तो सारे पक्षी कौवे के पास आने से डरते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवे पे भी एतमत करना शुरू कर देते हैं। मीनू चिड़िया अपने बेटे का इलाज भी कालू से ही करवाती है।
कालू उसे दवाई देता है जिससे उसका बेटा ठीक हो जाता है। ये सब देखकर सारे पक्षी डॉक्टर कालू के पास जाने लग जाते हैं। कौवा बहुत खुश होता है कि उसने कितनी आसानी से जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अब उसको भी भोजन लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सब उसे भोजन लाकर देते थे और उसकी एकदम पूरे जंगल में इज्जत भी होने लगी थी। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। मैं भोजन के लिए मारा मारा फिरता था, अब देखो भोजन खुद चल के मेरे पास आता है। अब तो मेरी पत्नी लाड़ो को भी यकीन आ गया है कि मैं कितना जीनियस हूँ। दिन यूं ही गुजरते हैं। कौवा जंगल के सभी मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाता रहता है। एक दिन चील का बच्चा भी सर्दी के कारण बहुत सख्त बीमार हो जाता है। चील उसको लेकर कालू के पास आती है क्योंकि उन दिनों कालू अपना बहुत नाम बना चुका था। अरे कालू, देखो मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। सुबह से बीमार पड़ा है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। चेक तो करो, इसे दवाई दो ताकि ये जल्दी से ठीक हो सके। अरे हाँ, फिक्र ना करो, अभी चेक करता हूँ। आप देखना, अभी दवाई दूंगा और ये कल तक उड़ता फिरेगा। कौवा चील के बच्चे को चेक करने लगता है। ये लो, 2 मेडिसिन है, एक सुबह खानी है और एक शाम को खानी है, और साथ में ये जो जड़ी बूटी दी है ये भी खानी है। चील के बेटे को कोई खतरनाक बीमारी थी, लेकिन कौवे ने उसे भी बाकी मरीजों की तरह एक आम सी दवाई दे दी। जैसे ही चील का बच्चा वो दवाई खाता है, वो मर जाता है। ये देखकर चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो फौरन कालू कौवे के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा छोटा सा बच्चा मर गया। जब तुझे ये काम नहीं आता तो करता क्यों है? ये कहकर चील जोर से कालू कौवे को डंडा मारती है और वो वहीं मर जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि जिसका काम उसी को साझे। अगर हमें कोई काम नहीं करना आता तो हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करेंगे और कुछ हासिल भी नहीं होगा।